हाँ जी सर, मैंने लगाए थे। ठीक है, बाकी और किसी ने नहीं लगाए? ठीक है, आपको सवाल मिल गए उसमें सारे क्वेश्चंस? जी सर, सारे मिल गए थे। ठीक है। राष्ट्री राष्ट्री जी, आप ना एक तो किताब आती है घटना चक्र के नाम से, तो ओके सर। घटना चक्र का प्रीव्यू कहते हैं उसे अंग्रेजी में। आपको चाहिए या हिंदी में चाहिए, ये बताइए। वॉइस क्रैक हो रही है, ऑडिबल नहीं है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि वो जो किताब है वो आपको अंग्रेजी में चाहिए होगी या हिंदी में? सर इंग्लिश में। इंग्लिश में। तो घटना चक्र प्रीव्यू के नाम से आएगी। कोई ग्रुप पर उसका आपको वो भेज देगा। कोई प्लीज भेज देगा ग्रुप पर फोटो खींच के। उसमें जो जो सब्जेक्ट की आप क्लास लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट की ही वो किताब आप ले लीजिएगा। वो किताब जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो आईएएस पीसीएस में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो उसमें टॉपिक वाइज एनालिसिस है उन सभी क्वेश्चंस का। तो जैसे आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको वो मैं किताब सजेस्ट कर रहा हूँ। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, तो मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया तो आपको वो कितना समझ में आया ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर, वो भी यूपीएससी के, आईएएस के या ओके सर। यूपीपीसीएस के। तो वो क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। आप उन्हें लगाना, उन्हें सॉल्व करना। और कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो क्लियर नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो आप उससे मुझसे पूछना, मैं उसे क्लियर करूंगा। वैसे सारे मिल जाएंगे आपको नोट से ही, क्लास डिस्कशन से सब मिल जाएंगे, उसमें कोई क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। जनरली आपका जो पेपर है जुडिशरी का वो भी उसी में से आना है, तो इसलिए पहले ही उसी की खूब तैयारी कर लो, फिर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं बाहर। ठीक है, आपको केवल वो बुक लेनी है और कोई किताब नहीं लेनी। ऑनर्स में। हाँ जी। जी जी, वालेकुम सलाम। चलिए जी, शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था इसमें, मुझे जरा बताओगे? कल अच्छा हमने होम गवर्नमेंट देखी थी, है ना? 1919 के एक्ट में होम गवर्नमेंट में क्या चेंजेस हुए हम लोगों ने ये देखा था कल। अब हम लोग ये देखते हैं बाकी चेंजेस क्या हुए, इंडिया में क्या चेंजेस हुए, जो इंडिया में सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें क्या बदलाव आया। तो देखो यहां जो बदलाव आया वो दो लेवल पर हम लोग देख सकते हैं। एक बदलाव देख सकते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर या सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, और एक दूसरा जो चेंज आया वो था प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेवल पर। दो लेवल पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर क्या क्या चेंजेस आए उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें हेडिंग डालिए आप, चेंजेस इन सेंट्रल गवर्नमेंट। चेंजेस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के स्तर पर परिवर्तन। केंद्र सरकार के स्तर पर परिवर्तन। ठीक है, देखो सबसे पहला चेंज तो ये था कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव थी, यानी गवर्नर जनरल की या वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें 9 मेंबर थे कुल मिला के। इस एक्ट से यह प्रावधान किया गया कि 9 में से 3 जो सदस्य होंगे वो भारतीय होने चाहिए एग्जीक्यूटिव के लेवल पर। ठीक है, एक बदलाव तो ये हुआ। लेकिन जो ये वॉयसरॉय था ये रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति, इनडायरेक्टली। भारत में किसी विधायिका के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल नहीं था, ना तो सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ना किसी प्रोविंस के, तो लिए कोई मतलब ही नहीं बनता। सेंट्रल लेवल पर जो लेजिस्लेचर थी, केंद्रीय विधान परिषद, उसके प्रति भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था। ये रिस्पॉन्सिबल था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए, इंग्लैंड में डायरेक्टली। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो था,
वो रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था। इसलिए इनडायरेक्टली जो गवर्नर जनरल हुआ वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ, किसी और के लिए नहीं। तो इस एक्ट में जो एक कार्यपालिका स्तर पर बदलाव किया गया एग्जीक्यूटिव लेवल पर, तो वो एक तो यही रहा कि भारतीयों का एसोसिएशन जो था वो कार्यकारी परिषद में वो बढ़ाया गया। 9 में से 3 सदस्यों का भारतीय होना जरूरी कर दिया गया। लेकिन उत्तरदायी सरकार नहीं बनी। जैसा कि मॉन्टेग्यू ने कहा था, केंद्र सरकार किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की। गवर्नर जनरल के पास कोई इस प्रकार की उसे कोई रिस्पॉन्सिबल बनाया नहीं गया था। ठीक है, तो आप लिखिए इस पॉइंट को। ये बात क्लियर है? मैं समझा पाया आपको? क्लियर है ना? बताओ। देखो ये बताओ, भारत में जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या नहीं? आर्टिकल 75 से, 75 जी सर। 76 से होता है। तो जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है वो ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। यही कहता है ना? इसीलिए प्रधानमंत्री जो कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पर इस एक्ट में जिसमें ये बात कही गई थी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम लोग देना चाहते हैं भारत को, उसमें गवर्नर जनरल को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया गया था भारत में किसी भी लेजिस्लेचर के लिए। अभी भी पहले की तरह ही वो रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ठीक है, तो आप लिखिए इस बात को। पहला परिवर्तन, इन द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, in the central executive council there were 9 members, there were 9 members। केंद्रीय कार्यकारी परिषद में, केंद्रीय कार्यकारी परिषद में, केंद्रीय कार्यकारी परिषद में 9 सदस्य थे। Now 3 of them, now 3 of them must be Indians। Now 3 of them must be Indians। अब उनमें से 3 का, अब उनमें से 3 का भारतीय होना, भारतीय होना सुनिश्चित कर दिया गया, सुनिश्चित कर दिया गया। although the Montague Declaration, the Montague Declaration talk about, Montague Declaration talk about responsible government, responsible government, but it made unresponsible, it made unresponsible to Indian legislature या टुवार्ड्स इंडियन लेजिस्लेचर। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना, यद्यपि मॉन्टेग्यू की घोषणा, यद्यपि मॉन्टेग्यू की घोषणा उत्तरदायी सरकार के बारे में, उत्तरदायी सरकार के बारे में घोषित करती थी, घोषित करती थी, परंतु
यह सरकार केंद्रीय स्तर पर अनुत्तरदायी ही बनी रही। एज, अब कैसे बनी रही देखते हैं। एज गवर्नर जनरल इन इंडिया, was indirectly responsible to British Parliament, rather than Indian legislature, चूंकि गवर्नर जनरल ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बना रहा, ना कि किसी भारतीय विधायिका के। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए अगले पॉइंट में। देखो ये चेंज हुआ एग्जीक्यूटिव के लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव के लेवल पर जो चेंज आया ये वो था। अब आगे देखते हैं लेजिस्लेचर के लेवल पर क्या चेंज हुआ। सेंटर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस की गई, द्विसदनीय विधायिका, एक अपर एक लोअर, दो सदन बनाए गए। अपर सदन काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि राज्यसभा के नाम से जानते हैं, और लोअर सदन लोकसभा, हालांकि उस समय लोकसभा नहीं कहते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल उसका नाम था, लेजिस्लेटिव असेंबली उसका नाम था। ठीक है, विधान परिषद। तो ये दो सदन बनाए गए। जो लोअर हाउस था उसमें मेंबर थे 145 और इन 145 में से 104 इलेक्टेड थे। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन की कॉन्सेप्ट भी आ गई, तो इसमें डायरेक्ट इलेक्शन की कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया, या अब भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की जो कॉन्सेप्ट थी वो लागू हो गई। पहले इनडायरेक्ट था इलेक्शन, अब वो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, जो अपर हाउस था या काउंसिल ऑफ स्टेट जो बनी वो 60 मेंबर्स थे, और उसमें जो प्रोविंस थे, जो राज्य थे, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते थे। ठीक है, तो दो बातें तो ये हुई कि एक तो सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है वो बाइकैमरल हो गई और काउंसिल ऑफ स्टेट को इंट्रोड्यूस किया गया। ये पूछा गया है कई बार। और एक दूसरी चीज ये इसमें रही कि इलेक्शन की कॉन्सेप्ट आई। ठीक है, ये डायरेक्ट इलेक्शन की कॉन्सेप्ट आई। एक कॉल आ रहा है, मैं जरा एक
हाँ जी। तो आप इसमें लिखिए अगले पॉइंट में, और क्या लिखा था जरा बताइए मुझे। क्या लिखा था, लास्ट पॉइंट बताइए। सर आप लेजिस्लेटिव लेवल पे जो चेंजेस आए थे वो लिखवा रहे थे। अच्छा, तो लिखो उसमें अगले पॉइंट में, देयर वर टू चेंजेस, there were two changes at the level of central legislature, at the level of central legislature, केंद्रीय विधायिका के स्तर पर, केंद्रीय विधायिका के स्तर पर दो बदलाव देखे जा सकते हैं, दो बदलाव देखे जा सकते हैं। फर्स्ट लिखना, नाउ द बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस्ड, नाउ द बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस्ड द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक विधायिका, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। अंडर इट देयर वर टू हाउसेस, देयर वर टू हाउसेस, इसके अंतर्गत दो सदन थे। फर्स्ट इज अपर हाउस, पहला उच्च सदन, इसके आगे डैश करके लिखना, इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, हिंदी अंग्रेजी में सेम रहेगा, काउंसिल ऑफ स्टेट। और दूसरा लिखिए इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, भारतीय विधायी परिषद, ये दो सदन थे, ठीक है। भारतीय विधायी परिषद या इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके आगे लिखिए ब्रैकेट में लोअर हाउस या निम्न सदन, ठीक है। तो एक तो दो हुए ये। अब अगले पॉइंट से लिखना, इन लोअर हाउस, इन लोअर हाउस, in lower house there were total 145 members, in lower house there were total 145 members, निम्न सदन में कुल 145 सदस्य थे, कुल 145 सदस्य थे, out of which 104 to be elected, out of which 104 टू बी इलेक्टेड, जिनमें से 104 को, या जिनमें से 104, जिनमें से 104 चुनाव के अंतर्गत चुने जाने थे, या चुनाव के माध्यम से चुने जाने थे, ठीक है। अच्छा, बाकी के जो थे ये 41, ये नॉमिनेटेड थे, ये गवर्नर जनरल इनको नॉमिनेट कर सकता था। तो इसलिए एक तो ये था कि सारी जो परिषद थी वो चुनी हुई नहीं थी, हाँ, लेकिन ये जरूर था कि जो मेजॉरिटी थी इसमें से मेंबर्स की, वो इलेक्टेड मेंबर्स की ही थी, ठीक है। तो इसमें आगे लिखिए, इसमें अगले पॉइंट में लिखना, मतलब इसी में ही ब्रैकेट में लिखिए बल्कि ये बात, ऑल्दो द कंप्लीट लेजिस्लेटिव असेंबली, the complete legislative assembly was not elected, यद्यपि
यद्यपि संपूर्ण विधायी परिषद यद्यपि संपूर्ण विधायी परिषद चुनी हुई नहीं थी, बट देयर वॉज द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स बट देयर वॉज द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स परंतु इनमें से चुने हुए सदस्यों की परंतु इनमें से चुने हुए सदस्यों का बहुमत था। ठीक है, तो एक बात तो ये हुई लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट लिखिए काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस, उच्च सदन। इसमें कुल मिला के 60 मेंबर थे। ठीक है, और 60 में से 34 जो थे वो चुने जाने थे। 26 नॉमिनेटेड, 34 इलेक्टेड। तो मेजॉरिटी इसमें भी इलेक्टेड मेंबर्स की रखी गई। लिखिए इसके अंतर्गत कुल 60 सदस्य थे। देयर वर टोटल 60 members. There were total 60 members, out of which 34 to be elected. Out of which 34 to be elected, जिनमें से 34 चुने हुए सदस्य थे। So here too the majority of elected members इस प्रकार यहां भी चुने हुए प्रतिनिधियों का ही बहुमत था। चुने हुए प्रतिनिधियों का ही बहुमत था। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से। यहां तक क्लियर है ना ये बात? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक समझने में? जी सर। जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट से देखो। अब जब चुने जाने थे तो इलेक्शन की कॉन्सेप्ट भी लेके आनी थी, इसीलिए डायरेक्ट इलेक्शन की कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत रखी गई। सेंट्रल लेवल पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो सीधे तौर पर चुने गए थे। ठीक है, तो लिखिए इन दिस एक्ट टू the concept of direct election has been introduced इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष चुनाव की संकल्पना को लागू किया गया। ठीक है, अब यहां पर नोट करके लिखिए, लेकिन एक बात देखो, वुमेन्स को ना तो वोटिंग राइट थे और ना ही वुमेन्स चुनी जा सकती थी, दोनों ही जगह। इसलिए कहने को तो ये लिबरल था, लेकिन कंजर्वेटिव एस्पेक्ट के साथ लिबरल था। ये जो एक्ट था ये कंजर्वेटिव एस्पेक्ट के साथ लिबरल था। क्यों? क्योंकि महिलाओं को ना तो मताधिकार दिया गया था और ना ही दोनों सदनों में चुने जाने का अधिकार।
महिलाएं नहीं चुनी जा सकती थी, उनको अलाउड नहीं था। तो नेक्स्ट लिखिए, नोट में लिखिए, द मेंबर्स ऑफ both the houses were known as honorable members, दोनों सदनों के सदस्यों को यद्यपि माननीय सदस्य कहा गया, but the women were not allowed to be elected, परंतु महिलाओं को सदनों में सदस्य बनने का अधिकार नहीं दिया गया। सदनों में सदस्य बनने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है। सो although it is considered it is a लिबरल एक्ट, बल्कि इट वॉज होगा, इट वॉज अ लिबरल एक्ट। यद्यपि यह माना जाता है कि यह एक उदारवादी अधिनियम था, बट विद कंजर्वेटिव आस्पेक्ट, परंतु रूढ़िवादिता के साथ। ठीक है, ये एक बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लिखिए अगले पॉइंट से। देखो, ये चेंजेस तो हुए लेजिस्लेचर के लेवल पर, नंबर्स वगैरह के लेवल पर। अब फंक्शनिंग के लेवल पर भी कुछ चेंजेस हुए। क्या चेंजेस हुए? पहले ही 1909 में ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, सरकार के साथ अधिकार दे दिया गया था ये। और जो मेंबर्स थे, लेकिन इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत मेंबर्स को सदन में फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया। वे जितना चाहे सरकार की आलोचना कर सकते थे या सरकार की तारीफ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। वो रिजोल्यूशन लेके आ सकते थे सरकार के खिलाफ, बजट को गिरा सकते थे, बजट को अस्वीकृत कर सकते थे, सरकार की आलोचना कर सकते थे सदन के अंदर ही, और कोई ऐसा प्रस्ताव पास कर सकते थे जिसपे कि सरकार फिर मुश्किल में पड़ सकती थी। इसलिए ऐसा नहीं था कि चूंकि मेंबर्स की, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, उनकी मेजॉरिटी थी, तो उनको कई तरीके के जो राइट्स हैं एज ए मेंबर ऑफ द हाउस, वो दिए गए। तो आप लिखिए अगले पॉइंट में, बाय दिस एक्ट द प्रोसीजर also change in legislative houses
इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत विधायिकाओं की प्रक्रिया भी विधायिकाओं की प्रक्रिया भी बदली गई। विधायिकाओं की प्रक्रिया भी बदली गई। द मेंबर्स वर गिवन द फ्रीडम ऑफ स्पीच द फ्रीडम ऑफ स्पीच सदस्यों को वाक स्वतंत्रता प्रदान की गई। दे कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इन द हाउस दे कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इन द हाउस। वे सरकार की सदन में आलोचना कर सकते थे। denied the budget to pass बजट को अस्वीकृत कर सकते थे। एंड दे कैन ऑल्सो पास अ रेजोल्यूशन which criticize the government। तथा इसी प्रकार वे कोई ऐसा प्रस्ताव पास कर सकते थे जो कि सरकार की आलोचना कर सकता था। ठीक है, तो एक ये हुआ प्रोसीजर के लेवल पर चेंजेस। दूसरा, अगले पॉइंट से समझना, ये क्लियर है ना? यहां तक आगे चले अब। जी सर। देखो, यहां दो भागों में पावर डिवॉल्यूशन पावर का मिलता है, दो पार्ट्स में, जैसे एक सेंटर और एक स्टेट के लेवल पर। शक्तियों का बंटवारा दो भागों में कर दिया गया। अब वो शक्तियों का जो बंटवारा है, इसे डिवॉल्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। अब दो पार्ट्स में जो हुआ, ये लिखित में ही होगा, इसलिए दो लिस्ट भी बनाई गई। एक लिस्ट थी सेंटर की और एक लिस्ट थी स्टेट की। स्टेट लिस्ट में के ऊपर प्रोविंसेस जो थे वो कानून बना सकते थे, और सेंट्रल लिस्ट के ऊपर केंद्र सरकार या ये दोनों सदन बना सकते थे कानून। अब जो डिवॉल्यूशन था, जब भी डिवॉल्यूशन होता है, या शक्ति का पृथक्करण कहते हैं या बंटवारा कहते हैं, बल्कि बंटवारा सही बात होगी, पृथक्करण तो नहीं, सेपरेशन नहीं, डिवॉल्यूशन। तो जब डिवॉल्यूशन होगा पावर का, तो वो केवल लेजिस्लेचर लेवल पर ही नहीं होगा, बल्कि वो एग्जीक्यूटिव और फाइनेंस के लेवल पर भी होगा। तो तीनों लेवल पर हमें डिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। न केवल लिस्ट दी गई, लिस्टों में कार्य बांट दिए गए, बल्कि फाइनेंस का भी डिवॉल्यूशन हुआ। एक्सक्लूसिवली स्टेट्स को कुछ टैक्स के राइट्स दे दिए गए, प्रोविंसेस को। उन टैक्स को वो कंप्लीटली लगाते थे, उन्हें उगाते भी थे, और उससे फिर अपना काम चलाते थे। अब जब प्रोविंसेस को टैक्सेशन का राइट दे दिया गया, तो फिर बजट का भी राइट दिया गया।
अब प्रोविंसेस जो थे इसी एक्ट से अपना सेपरेट बजट जो था वो प्रस्तुत करने लगे। कौन कौन से टैक्स थे उसमें जो शामिल किए गए, स्टेट को दिए गए? एक तो रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, स्टैम्प, ये कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट टैक्स थे जिनको सीधा स्टेट लगा सकता था और स्टेट ही उनको उगा सकता था और बाद में इनसे अपने जो खर्चे हैं वो चला सकता था। ये फाइनेंस के लेवल पर डिवॉल्यूशन था। एग्जीक्यूटिव के लेवल पर जो डिवॉल्यूशन था वो ये था डायरार्की, कि दो तरीके के आगे फिर दो तरीके के सब्जेक्ट ट्रांसफर कर दिए गए। प्रोविंसेस के सब्जेक्ट को दो भागों में बांट दिया गया, एक ट्रांसफरेबल और एक रिजर्व। जो ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट थे वो भारतीय मंत्रियों के द्वारा गवर्न होने थे, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और लॉ एंड ऑर्डर भी इसमें था। और बाकी जो थे वो गवर्नर के द्वारा, प्रोविंस के या उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा वो गवर्न होने थे। इसलिए कार्यकारी स्तर पर भी या एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी जो डिवॉल्यूशन ऑफ पावर है वो देखने को मिलती है। तो डिवॉल्यूशन ऑफ पावर की कॉन्सेप्ट भी इस एक्ट से आई, जो आज भी देखने को मिलती है आपको। और ये डिवॉल्यूशन ऑफ पावर तीनों लेवल पर थी, फाइनेंशियल लेवल पर भी, लेजिस्लेटिव लेवल पर भी और एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी। ठीक है, तो लिखिए अगले पॉइंट में। ये बात मेरी समझ में आ गई? क्लियर है आपको? जी सर। नेक्स्ट लिखना कंटिन्यूशन में, सिंस अब सिंस अ पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पार्शियली इसलिए क्योंकि पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं थी ना, केवल कुछ ही काम दिए गए थे भारतीय मंत्रियों को। सिंस partially responsible government was introduced in the provinces, was introduced in the provinces, so there was two list, there was two list, बल्कि देर वर होगा, देर वर टू लिस्ट which divide the subjects, which divide the subject between center and state, which divide the subjects between center and state। चूंकि प्रांतों में, क्योंकि प्रांतों में क्योंकि प्रांतों में पार्शियल, आंशिक, हाँ आंशिक उत्तरदायी सरकार, आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। चूंकि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया, अतः अतः इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत विषयों को दो सूचियों में बांट दिया गया, विषयों को दो सूचियों में बांट दिया गया। फर्स्ट, केंद्रीय विषय या केंद्रीय लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, और सेकंड स्टेट लिस्ट या राज्य सूची के विषय। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना, अगले बल्कि अगले पॉइंट से लिखना। सो इन दिस एक्ट, so in this act we also see the concept of, we also see the concept of devolution of power, devolution of power। इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत हम
इस अधिनियम के अंतर्गत हम शक्ति के बंटवारे के सिद्धांत को भी देखते हैं, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को भी देखते हैं। दिस डिवॉल्यूशन ऑफ पावर was at 3 level। यह शक्ति का पृथक्करण 3 स्तरों पर था। फर्स्ट, एट द लेवल ऑफ लेजिस्लेचर, विधायी स्तर पर। सेकंड, एट द लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी स्तर पर। और थर्ड देख लीजिए इसमें, एट द लेवल ऑफ फाइनेंस, वित्त के स्तर पर। ठीक है, इसे यहां तक करते हैं आज, आगे कल कर लेंगे। और कल हम लोग इन तीनों को देख लेंगे कि इन डिवॉल्यूशंस में क्या क्या हुआ तो यही जो मैंने अभी आपको समझाया, बस इसको लिख लेंगे डिवॉल्यूशन को, कि लेजिस्लेचर के लेवल पर जो डिवॉल्यूशन था उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए। एग्जीक्यूटिव के लेवल पर डिवॉल्यूशन में डायरार्की को रखेंगे, उसको लिखेंगे। और फाइनेंस के लेवल पर भी डिवॉल्यूशन को देखेंगे, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। कोई क्वेरी है किसी की तो आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।